आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आज मैं आपको उसका ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, ये वही विश्वविद्यालय है जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक राक्षस, क्रूर और सन की तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने इसे और इसके पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया। महीनों तक ये जलता रहा, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले इसे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा। इसके प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री यूनिवर्सिटी प्रांगण से घूमते हुए सभी विषयों पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि वह विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई हैं। फिर बहुत समय के बाद राहुल जी श्रीभद्र ने कुरान की प्रति लेकर के पास गए और यह सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रति दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसका स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप कर दिया था। जिनको पता था कुरान पढ़ने वाला बख्तियार खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथों से थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, तुरंत काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान और नवाचार उन पंडितों में है। मन ही मन में यूनिवर्सिटी के प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप शांति का संदेश देने वाला, सनातन से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान की प्रतिमाएं और मंदिर बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और विद्यार्थी सभी भगवान के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बख्तियार खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वह अपना धर्म समझता था। एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन नालंदा विश्वविद्यालय के पंडितों ने घोड़ों के पैरों की ताप सुनी, कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया। लेकिन वो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था, उसे किस बात का डर था। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने विश्वविद्यालय के सही दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने जो क्रूर खेल खेला, उसके प्रांगण में उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य, पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों को बेरहमी से मार दिया गया। उस खूनी खेल को शब्दों में बयां करना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे, और उन्होंने पांडुलिपि की सहायता से हिंदू धर्म को और शांति का प्रचार प्रसार दुनिया में किया। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से वो खूनी खेल देखा, मगर वो क्रनंद हृदय भुला नहीं सकता। 10,000 विद्यार्थियों के साथ सभी आचार्य, पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे। मूर्ति में अपनी आस्था रखने वाले उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजने का दंड मिला। विश्वविद्यालय के परिसर में ऐसा खेल देखने की कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नालंदा विश्वविद्यालय तो शांति का मंदिर था,
जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय के पूरे परिसर को आग लगा दी जाए, विश्वविद्यालय तहस नहस कर दिया जाए और देखते ही देखते नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के पंडितों को थोड़ा भी टाइम मिला होता और वह रिसर्च पेपरों को छुपा देते तो आज भारत विश्व गुरु होता। नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे बड़ा नुकसान उनके तीनों सबसे बड़े पुस्तकालयों को जल जाने का था। पूरा नालंदा विश्वविद्यालय चीख चीख कर रो रहा था और उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। वहां पर सब मूर्ति पूजकों का विनाश करने वाले ही मौजूद थे। विश्वविद्यालय और उसके परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्तियों को सहेजे रखने का दंड मिला। विश्वविद्यालय का परिसर पूरे 6 महीने तक जलता रहा, मगर बख्तियार खिलजी की तरफ उंगली उठाने वाला उसकी डर की वजह से कोई भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा आया जब विश्वविद्यालय की खोज करने वाले अंग्रेजी अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्रा के दौरान एक डायरी मिली जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही की कहानी लिखी थी। एक दिन वो अंग्रेजी अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचा तो उसे कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वहीं टहलते हुए उसे कुछ 5वीं शताब्दी की ईंटों के अवशेष मिले। उसने हल्का सा अपने तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटें सजी हुई हैं, दीवारें महसूस हुई। फिर कुछ दिनों पश्चात उसने उस जगह पर खुदाई करके विश्वविद्यालय के पूरे अवशेषों को दुनिया के सामने लाया और चाइनीज ने डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे, लगभग 108 विषयों पर विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ाई करते थे। विद्यार्थी विश्व के कोने कोने से आया करते थे। अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज्यादा भवन इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल, जगह जगह पढ़ने का प्रांगण, प्रार्थना का प्रांगण और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था थी। उस समय भी जब दुनिया में लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कई देशों के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़े। उसी डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी विश्वविद्यालय के प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के इच्छुक होते थे उनका एक साक्षात्कार होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर विश्वविद्यालय का निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो उसकी टक्कर ले सके। 19वीं सदी में उसका 5% भाग खुदाई करके निकाला। फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में फिर से खुदाई प्रारंभ हुई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा इसके प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया। इसलिए इसके अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय का मुख्यालय 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। इसमें पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होती थी, जो प्रांगण विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। दूसरे राजा थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की थी। 5वीं सदी थी। दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया था। लगभग 7वीं सदी में विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा थे, जो एक दिन विश्वविद्यालय देखने गए और विश्वविद्यालय देखकर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने विश्वविद्यालय की ख्याति को और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण किया। विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे। इनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 पंडित या छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों के प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिम के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंध स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के अध्यक्ष से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और इसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे।
उन्होंने 3 कठिन परीक्षाओं के स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक था तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का अध्ययन होता था। वेदांत और संख्याएं भी पढ़ाई जाती थी। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिषी, योग शास्त्र तथा चिकित्सा भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थी। नालंदा की खुदाई में मिले अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने का विज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय अनाज से उनका खर्च चलता था। बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है। यहाँ पर एक सरोवर, प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये स्थान छठ के लिए विशेष प्रसिद्ध है। राजगृह विश्वविद्यालय प्रांगण में मौजूद पुस्तकालय पूरे 9 मंजिल बड़ा था। इसको कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया और विश्वविद्यालय पुस्तकालय में 3 इमारतें हुआ करती। उनके नाम हुआ करते थे रतन, रतन सागर और रतनी रजक। 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी की क्रूर और मूर्ति भंजक विरोधी मानसिकता ने इसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया, इसे विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय